नमस्कार दोस्तों, मैं महेश खोजी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न विद खोजी में। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी अनुसूचियों की और हमने 7 अनुसूचियों की हमने पिछली वीडियो में हमने बात की थी और आज हम बात करेंगे अनुसूची 8, 9, 10, 11 और 12 की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम्स की व्यू है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई एग्जाम्स में यहाँ से जो है वो क्वेश्चन डायरेक्ट उठाए जाते हैं। तो दोस्तों आइए हम बात करेंगे आज अनुसूचियों की। तो अनुसूची नंबर 8 की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो अनुसूची 8 में भाषा का उल्लेख किया गया है और इसमें अगर भाषा की अगर बात करें, मूल संविधान और वर्तमान संविधान दोनों की अगर हम बात करें तो मूल संविधान में दोस्तों 14 भाषाओं का इसमें उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। जैसे जैसे समय गुजरता गया, जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती गई, उस प्रकार इसमें जो अनुसूचियां हैं इसमें संशोधन किए गए और इसमें 8 और भाषाओं को ऐड किया गया। इस प्रकार वर्तमान संविधान की अगर हम बात करें तो वर्तमान संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो अनुसूची 8 में वर्तमान संविधान में अगर हम बात करें तो वर्तमान संविधान में अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो आपको टिक करना है 22। और अगर मूल संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है तो आपको टिक करना है 14। दोस्तों ये जो 8 भाषाएं हैं ये कौन कौन सी हैं, कौन कौन से अमेंडमेंट किए गए हैं और कितनी बार अमेंडमेंट किए गए, कौन कौन सी भाषाओं को इसमें जोड़ा गया है, इसका उल्लेख हम देखते हैं। तो दोस्तों 15वीं भाषा थी हमारी सिंधी भाषा, जिसको 21वें संविधान संशोधन जो 1967 में हुआ था, इसके द्वारा अनुसूची 8 में 15वीं भाषा को जोड़ा गया, वो थी सिंधी भाषा। दोस्तों अगर हम बात करें 16वीं भाषा की, तो 16वीं भाषा 17वीं और 18वीं की अगर हम बात करें तो वो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी थी, जिसके द्वारा इसमें 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी इस 3 भाषाओं को जो है अनुसूची 8 में जोड़ा गया। नेपाली एक विदेशी भाषा है, मणिपुरी की अगर बात करें तो मणिपुर राज्य की मणिपुरी भाषा, कोंकणी भाषा जो है वो गोवा राज्य की भाषा है। दोस्तों अगर हम बात करें इसके साथ ही तो 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं ये जो 4 भाषाएं हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। इसके द्वारा 4 भाषाओं को एक साथ इसमें ऐड किया गया 8वीं अनुसूची में। तो इस प्रकार हमारी 8वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो वर्तमान संविधान में टोटल 22 भाषाएं हैं। दोस्तों इसके साथ ही अगर हम बात करें कि 8वीं अनुसूची में 3 प्रस्तावित भाषाएं हैं जिनको जोड़ा जाना है, अभी वो प्रस्तावित है, वो है गोंडी, भोजपुरी और राजस्थानी। ये जो 3 भाषाएं हैं ये प्रस्तावित भाषाएं हैं। और अगर बात करें कि राजस्थानी भाषा, जो देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जिसकी भाषा जो लैंग्वेज जो है वो राजस्थानी है, अगर इसकी अगर हम बात करें तो अभी तक इसको मान्यता क्यों नहीं मिली गई, तो अगर देखें तो जो राजस्थानी भाषा है इसका अपना कोई व्याकरण नहीं होने के कारण इसको जो है वो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, अर्थात इसको मान्यता नहीं दी गई है। तो इसके लिए राजस्थानी भाषा के व्याकरण के निर्माण के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष जो है वो ओकार सिंह लखावत है और वो जो है जो राजस्थानी भाषा के व्याकरण से संबंधित वो कार्य कर रहे हैं। दोस्तों अगर बात करें अनुसूची 8 में ही 6 शास्त्रीय भाषाओं का भी उल्लेख किया गया है। 22 जो भाषाएं हैं उसके साथ ही 6 शास्त्रीय भाषाओं का उल्लेख भी किया गया है। वो 6 शास्त्रीय भाषाएं कौन सी हैं, तो संस्कृत, मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और ओडिया, जो कि ओडिशा की भाषा है। 6 शास्त्रीय भाषा हो गई। इसके बाद में अगर हम बात करें कि जो राजभाषा आयोग और राजभाषा समिति का गठन भी किया गया है, तो क्यों किया गया है, तो राजभाषा आयोग जो है इसका उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 344(2) में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 344(2) में राजभाषा आयोग का गठन किया गया है, जिसमें अगर देखें तो इसमें 23 सदस्य हैं, एक इसका अध्यक्ष और 22 जो है ये जो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं इनके एक एक सदस्य, प्रत्येक भाषा से एक एक सदस्य। तो इस प्रकार इसमें 22 सदस्य ये, तो इसमें टोटल जो है वो 23 सदस्य शामिल है। और उसके अगर राजभाषा आयोग के अगर कार्य की अगर हम बात करें तो इसका कार्य क्या है,
कि जो 8वीं अनुसूची है इसमें जो 22 भाषाओं का जो उल्लेख किया गया है, इनके संरक्षण से संबंधित कार्य जो है वो किया जाता है। इनका संरक्षण जो 22 भाषा है इनका संरक्षण राजभाषा आयोग के द्वारा किया जाता है। और अगर बात करें राजभाषा समिति की तो इसका उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 344(3) में किया गया है और इसमें 30 सदस्यों को शामिल किया गया, जिसमें से 20 सदस्य जो है वो लोकसभा से और जो 10 सदस्य जो है वो राज्यसभा से इसमें शामिल किए गए हैं। राजभाषा समिति का मुख्य कार्य क्या है? तो जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा को बढ़ावा देना राजभाषा का मुख्य कार्य है। दोस्तों अगर हम बात करें आगे अनुसूची 9 की, तो अनुसूची 9 में न्यायिक पुनरावलोकन व भूमि सुधार का उल्लेख किया गया है। दोस्तों अगर देखिए कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, तो न्यायिक पुनरावलोकन जो है न्यायपालिका है उसकी एक शक्ति है, जिसके द्वारा अगर कोई कार्यपालिका या व्यवस्थापिका अगर कोई कानून बनाती है तो उस कानूनों को, अगर वो कानून संविधान के आदर्शों के विरुद्ध है तो उनको असंवैधानिक ठहराया जा सकता है। वो न्यायपालिका का ये एक शक्ति होती है। अगर देखें कि कोई भी संसद है अगर वो कानून बनाती है, संसद अगर कोई कानून का निर्माण करती है और अगर उसको अनुसूची 9 में डाल देती है, उस कानून को बना करके अनुसूची 9 में डाल देती है, तो वो अनुसूची 9 में न्यायपालिका जो है वो न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकती। ये अधिकार था अनुसूची 9 में। अगर देखी जाए तो अनुसूची 9 जो है वो कब ऐड की गई, तो ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 में अनुसूची 9 को जोड़ा गया। देखिए ये वैसे तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर देखी जाए प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ तो 1951 में हुआ था और अनुसूची 9 को कब जोड़ा गया तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। दोस्तों अगर हम बात करें जब ये न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकती, इसके लिए एक वाद चला, उस वाद का नाम है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो 1973 24 अप्रैल 1973 को आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था कि जो संविधान है, कि जो संविधान का जो मूलभूत ढांचा है उसकी अगर मूलभूत ढांचा को अगर उस संसद के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून अगर उसको प्रभावित करता है तो न्यायपालिका को ये अधिकार प्राप्त है कि वो उसका न्याय पुनरावलोकन कर सकती है। अर्थात इसमें ये कहा गया कि अगर कोई भी मूलभूत ढांचा, तो अगर बात करें मूलभूत ढांचे की, तो मूलभूत ढांचे क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो मूलभूत ढांचा है उसकी व्याख्या जो है समय समय पर कर दी जाएगी। तो इस प्रकार न्यायपालिका को ये अधिकार प्राप्त हो गया कि वो किसी भी कानून को 2007 के बाद ये अधिकार प्राप्त हो गया कि वो किसी भी जो मतलब कानून है संसद के द्वारा बनाया गया उसका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है। अब तक की अगर बात करें कि अब तक अनुसूची 9 में कितने जो कानून है वो बनाए गए, तो 284 कानून जो है अभी वर्तमान में अनुसूची 9 में है। दोस्तों अगर हम देखें अनुसूची 10 की बात करें, अनुसूची 10 की, तो अनुसूची 10 जो है वो दल बदल से संबंधित है। दल बदल कैसे? दल बदल आम नागरिक तो है वो दल बदल कर नहीं सकता, तो इसके लिए क्या किया गया कि जो पार्टीज है, अगर एक पार्टी के सदस्य, अगर एक भी सदस्य या अगर देखें तो 1/3 से कम सदस्य पार्टी छोड़ करके अगर दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उसको दल बदल माना जाता है। लेकिन 2007 में इसमें संशोधन किया गया और कहा गया कि जो 2/3 से कम सदस्य जो हैं अगर एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते हैं तो वो दल बदल कहलाएगा। अर्थात इसमें अगर एक भी व्यक्ति पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में अगर जाता है तो वो दल बदल कहलाता है। लेकिन अगर हम देखें कि कोई पार्टी है और उसके जो पूरे सदस्य आर मेंबर्स जो या एमपीज या जो एमएलएज है, सांसद और जो विधायक है, अगर पूरी पार्टी एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाए तो वो दल बदल नहीं माना जाएगा, तो वो दल बदल नहीं कहलाएगा। तो अगर जो दल बदल जो है वो इसमें 2/3 से कम सदस्य अगर दूसरी पार्टी में जाते हैं तो वो दल बदल कहलाता है। इसमें देखिए तो अनुसूची 10 को मतलब कब जोड़ा गया, तो 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में। तो 1985 में जो 52वां संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा अनुसूची 10 को इसमें जोड़ा गया। अगर दोस्तों देखिए कि अनुसूची जो 10 है, अगर अनुसूची 10 में अगर किसी राजनीतिक संगठन को अगर मान्यता प्रदान भी की जाती है
तो वो भी अनुसूची 10 में इसका उल्लेख किया गया है। अगर दोस्तों देखें अनुसूची 11 और 12 जो दो अनुसूचियां बची हैं, अनुसूची 11 और 12 को हम इसका तुलनात्मक अध्ययन करके पढ़ेंगे तो इससे ये ज्यादा बेटर रहेगा। तो अगर देखें अनुसूची 11 की, ये 73वां संविधान संशोधन हुआ 1993 में। इसमें अनुसूची 11 में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है और अगर इसकी देखें तो इसमें भाग 9 में भी इसका उल्लेख किया गया है। अनुसूची 11 में जो पंचायती राज है इसको 29 विषय दिए गए हैं, अर्थात जो मतलब जो कानून बनाने का जो अधिकार है पंचायती राज को वो 29 विषयों पर दिया गया है। अगर दोस्तों हम देखें अनुसूची 12 की, तो 74वां संविधान संशोधन हुआ 1993 में। इसमें जो नगरीय निकाय है उसका उल्लेख किया गया है और भाग 9A जो भाग 9 है उसमें जो है 18 विषय शामिल किए गए हैं अनुसूची 12 में। तो जो 18 विषय हैं ये कौन कौन से, जैसे पानी हो गए, बिजली है, कोई भी पार्क है, इनका जो उल्लेख है वो इसके जो कार्य हैं वो नगरीय निकाय को प्रदान किए गए हैं। अगर देखें कि अगर किसी भी शहर या कस्बे को, या एक तरीके से हम देखें किसी सिटी को, अगर नगरीय निकाय या जो नगर निगम है अगर उसकी अगर घोषणा की जाए कि इसको इस क्षेत्र को नगर निगम बनाया जाएगा, तो वो जो है नगर निगम की घोषणा कौन करेगा? राज्य का राज्यपाल, संबंधित राज्य का जो राज्यपाल है वो जो है वो नगर निगम की घोषणा करेगा। इसमें 18 विषय शामिल किए गए हैं, इसमें 29 विषय शामिल किए गए हैं। और अगर हम देखें कि जो पंचायती राज है, पंचायती राज का अगर किसी पंचायत का, अगर इसको हम कह सकते हैं कि ग्रामीण स्वशासन की अगर हम बात करें तो जो पंचायत का सदस्य बनने के लिए भारत में सबसे कम उम्र निर्धारित की गई है। कोई भी इसका अगर 21 वर्ष का है, 21 वर्ष जो है उसकी आयु अगर पूर्ण हो गई है तो वो पंचायत का सदस्य बन सकता है, वो उसकी मेंबरशिप ले सकता है। दोस्तों अगर हम बात करें कि भारत में जो पंचायती राज अधिनियम है वो कब लागू हुआ, तो भारत में पंचायती राज अधिनियम जो है वो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। और राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में इससे 1 साल बाद, इसको 1 साल का समय दिया गया, तो राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 को 24 और 23 इसमें से एक कम कर देंगे और 93, 94 इसमें एक ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 को जो पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ। और अगर हम देखें कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ सकता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो दोस्तों हमने बात की भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में कि कौन कौन सी अनुसूचियां हैं, कितनी अनुसूचियां हैं मूल संविधान में और वर्तमान संविधान में, इन सब की हमने बात की। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह जो क्लास है हमारी, ये जो वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा, इसलिए इसको लाइक कीजिए, जो स्क्रीन पर जो रेड बटन दिखाई दे रहा है उसको सब्सक्राइब कीजिए उसको, और जो साथ बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि जो हमारी आगामी जो वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।